नमस्कार फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में हीट जो उष्मा का टॉपिक है वो कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए और सभी क्वेश्चन अटेंड करके आप अपनी तैयारी है उसको भी रखिए कि आपको जो हीट का टॉपिक है वो आपका कितना क्लियर है। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है वो प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियोज अपडेट आएगा तो इसकी सूचना आपको समय पर मिले। फ्रेंड्स, साथ में आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी स्टडी करते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनको पर्सनली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। प्रथम क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं यानी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में किस प्रकार की हलचल होगी? तो आंसर है चाल बढ़ जाएगी। आंसर क्या होगा? अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उष्मा का एसआई मात्रक है। उष्मा का एसआई मात्रक है, आंसर होगा जूल। उष्मा का एसआई मात्रक जूल है। अगला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक है, आंसर होगा केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक किस प्रकार परिवर्तित होगा? तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। गलनांक घट जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? आंसर है रमफोर्ड ने। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोटबुक वगैरह पास में है तो नोट कर लीजिए कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं यानी अणुओं में किस प्रकार की हलचल होती है? तो आंसर होगा चाल घट जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है, आंसर होगा 4.2 इंटू 10 की पावर 3। 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस यानी द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस, क्या आंसर होगा? बी सही होगा, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर होगा स्टीफन के प्रभाव पर। स्टीफन के प्रभाव पर पूर्ण विकिरण तापमापी स्टीफन के नियम पर या स्टीफन के प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का तापमान किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का तापमान किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? आंसर होगा पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा। दूर की वस्तुओं का ताप मापने के लिए पूर्ण विकिरण तापमापी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन उष्मा का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रवों में से कौन उष्मा का सबसे अच्छा चालक है? आंसर है पारा। पारा उष्मा का सबसे अच्छा चालक द्रव है। अगला क्वेश्चन है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा एक टेबल पंखे को
बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा है वो किस प्रकार परिवर्तित होगी? आंसर होगा गर्म हो जाएगी। टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म हो जाएगी। अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी, और ये एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए आप सभी क्वेश्चन अटेंड कीजिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। किसी भी मनुष्य के शरीर का, मानव बॉडी का सामान्य तापक्रम होता है। आंसर होगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है, यानी कौन है वो अधिक जलन महसूस कराता है? तो आंसर होगा भाप। भाप है वो निम्न में से सबसे अधिक ज्वालक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? आंसर होगा समुद्र का जल। समुद्र का जल है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक होते हैं, ये नियम है। ये नियम किसका है? तो आंसर है होगा किरचॉफ का नियम। अच्छे उत्सर्जक है वो अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किरचॉफ का नियम है। इसी को उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किरचॉफ का नियम क्या है, या किरचॉफ के नियम के अनुसार। तो ऑप्शन में आपको करना है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। गर्मियों में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि कारण पूछा है क्या कारण है? तो आंसर होगा सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। सफ़ेद वस्त्र होते हैं वो ताप का कम अवशोषण करते हैं, और जो काले यानी जो ब्लैक वस्तु और ब्लैक कपड़े होते हैं वो ताप का ज़्यादा अवशोषण करते हैं, सफ़ेद की बजाय अधिक अवशोषण करते हैं ताप का। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। आंसर होगा चांदी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव तापमान है। न्यूनतम संभव तापमान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर होगा? न्यूनतम संभव तापमान है, आंसर होगा -273 केल्विन। -273 केल्विन न्यूनतम संभव तापमान कितना है? -273 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? यानी जो ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध दिया हुआ है वो संबंध कौन सा सही है? तो आंसर होगा बी ऑप्शन सही। F-32/9 बराबर C/5, यानी F-32/9 बराबर C/5। ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सही संबंध है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आता है, आप इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर या किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दुगुना होता है? दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक है वो सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दुगुना होता है? आंसर होगा 160 डिग्री सेल्सियस पर। 160 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट तापमापी का जो पाठ्यांक है वो सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दुगुना होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। विद्युत केतली होती है उसमें पानी गर्म होता है, और कारण बताना है ऑप्शन में से कौन सा कारण सही है कि विद्युत केतली में पानी गर्म किस कारण होता है? आंसर होगा संवहन के कारण। विद्युत केतली में पानी संवहन के कारण गर्म होता है। ये क्वेश्चन भी आप फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, काफ़ी बार बार एग्जाम्स में आने वाला है, और पहले की जो एग्जाम्स है उनमें भी ये बार बार पूछा जाता रहा है। यानी जो रिपीट होने वाला क्वेश्चन है उस नेचर का क्वेश्चन है ये, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। तो आंसर होगा संवहन के कारण। अगला क्वेश्चन है,
बोलोमीटर एक यंत्र है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, क्या मापता है? आंसर होगा उसमें विकिरण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो उसमें विकिरण मापता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग है वो सोलर कुकर को गर्म करता है? तो आंसर होगा अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें हैं वो सोलर कुकर को गर्म करती है। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान किस प्रकार परिवर्तित होगा? कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, यानी सुबह है वो इतनी गर्मी नहीं लगती जितनी दोपहर को लगती है, क्या कारण है? सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ऑप्शन डी सही होगा। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में पृथ्वी तक पहुंचने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे सूर्य की किरणें वो पृथ्वी पर सीधी गिरने लगती है और दोपहर को अपने को गर्मी महसूस होती है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? माध्यम आवश्यक नहीं है। ऊष्मा के स्थानांतरण की तीन विधियां होती है, चालन, संवहन और विकिरण। उसमें से किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो आंसर होगा सी, विकिरण विधि में। विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऊष्मा के स्थानांतरण की विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये भी जो बार बार क्वेश्चन आते हैं उसी नेचर का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? साइकिल के जो ट्यूब होते हैं वो, या साइकिल की जगह बाइक वगैरह भी आ सकती है या कोई और मोटर वाहन का भी नाम आ सकता है, यानी क्वेश्चन में हल्का बदलाव हो सकता है। साइकिल या किसी भी मोटर वाहन के जो ट्यूब टायर होते हैं वो अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो आंसर होगा, गर्मी के कारण ट्यूब की जो हवा होती है अंदर की वो फैल जाती है तथा ट्यूब फट जाता है। साइकिल या किसी मोटर वाहन के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब की हवा फैल जाती है और ट्यूब फट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां होती है, चालन, संवहन और विकिरण। इनमें से किस विधि में जो पदार्थ के अणु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो आंसर होगा चालन। ऊष्मा के संचरण की जो चालन मेथड है, चालन विधि है, उसमें पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन ने जो हीट ऊष्मा का टॉपिक है उसके 30 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कवर की है। इसका जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड वीडियो में फिर से अपन 30 से 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और कोशिश करूँगा यदि क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा भी हुई तो 2 वीडियो में इस टॉपिक को अपन पूरा कवर करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आगे की जो भी वीडियोज आएंगे उनके लिए भी आप वो चैनल पर लगातार बने रहिए। साथ ही वीडियोज़ को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि जो भी पढ़ने वाले हैं उनको इस जो क्लास है उनका फ़ायदा हो।